चलें जी, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा जिनकी 4 की भी वर्कशीट थोड़ी सी रहती है मैं करवा दूंगा, मुझे याद है, मैंने नोट करा हुआ है, आप लोग परेशान ना हो। मैंने सर से कहा है कि मुझे रूम 4 के अंदर क्लासेस दे दें, तो आज जब भी मैंने आप लोगों की क्लास ली है, इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। जो जो पेंडिंग, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा बेटा, जो चीज़ पेंडिंग है वो ज़रूर करवाऊंगा मैं, सही है। और फिर जब भी मैं आऊँगा उसके बाद तो मैं आप लोगों से, मैंने कहा है तो उस क्लास के अंदर हम बुकलेट के भी जो सवालात हैं, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं आप लोगों के, ज़रूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी। थोड़ा तेजी से बेटा, वर्क पावर एनर्जी, व्हाट इज वर्क डन, पहली डेफिनेशन लिखिएगा वर्क डन की, जल्दी से। चैप्टर 7 वर्क पावर एनर्जी, कोशिश करूंगा थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, सही है जी। बेटा मेरा कोर्स जल्दी हो जाता, मुझे क्लासेस ही नहीं मिली, बस मैं क्या करूं, खैर छोड़ें, कोई बात नहीं, खत्म हो ही गया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए जी लिखिए, मेरी क्लासेस ही बहुत बहुत कम मिली, वरना मिलती तो मैं आराम से आप लोगों का कोर्स बहुत पहले ही खत्म करा देता। वर्क डन की डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and the body covered some distance, when a force is applied on a body and the body covered some distance, and the body covered some distance in the direction of applied force, and the body covered some distance, and the body covered some distance in the direction of applied force, and the body covered some distance in the direction of applied force, then we said that, then we said SAID, then we said that work is done by the force on a body, then we said that work is done by the force on a body, then we said that work is done by the force on a body. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मैथमेटिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकली इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकली इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा 5 की वर्कशीट नहीं है कोई भी, इसके पास पेपर के सवालात भी आप देखें, सिर्फ थ्योरी आई हुई है, तो जो आपके बुकलेट के सवाल हैं अगर आप वो भी कर लें तो इनफ है। तो यूनिट क्या बनता है इसका, न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर। डॉट प्रोडक्ट है तो समझ में बात आ रही है, स्केलर क्वांटिटी होगी, पढ़ चुके हैं हम ये बात। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा होता है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को क्या यूज करते हैं, एफ डी कॉस थीटा। क्या मतलब, हम कॉस ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फोर्स जब किसी एंगल पे लग रही होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो वो रिजॉल्व हो जाती है अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवाने का बाइस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बनता है, एक्स कंपोनेंट, इसीलिए फोर्स के साथ हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिख रहे होते हैं, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी कवर। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा होगा तो उस कंडीशन में हम एफ डी कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस यूज करने की वजह, क्योंकि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाइस बनता है बॉडी को आगे मूव करवाने के लिए, ठीक, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट बॉडी को ऊपर मूव करवा रहा है, तो बॉडी ऊपर तो मूव नहीं कर रही, बॉडी आगे डिस्प्लेस हो रही है, तो लिहाजा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज हो रहा होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो 3 टाइप्स आपने पढ़ी। एक आप पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क, चलिए पॉजिटिव वर्क की कंडीशन सुन लें। हर वो वर्क डन, आपके जहन में हो सकता है बहुत सौ के वही पुरानी वाली कंडीशन हो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। बेटा होता है, लेकिन हर वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, हर उस एंगल पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो हर वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा,
तो हर उस एंगल पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि सर 0 डिग्री हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ये भी पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्यों? क्योंकि cos 0 होता है 1 के बराबर, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो, एफ और डी के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा हो, तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होता है। लेकिन ये पॉजिटिव में मैक्सिमम की कंडीशन होती है, क्योंकि कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो cos 0 किसके बराबर? 1 के बराबर, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो cos 0 होगा तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमम की कंडीशन है। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चों? आगे सुने। बाकी आप कह सकते हैं कि अगर एंगल ग्रेटर देन 270 या लेस देन 360 हो, उस पर भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप कह सकते हैं ये बात 270 से ग्रेटर या 360 से कम पे भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? हर वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 270 हो, हर उस एंगल पर आपके पास वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां भी कॉस नेगेटिव होता है और यहां भी कॉस नेगेटिव होता है। कॉस यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, तो 90 से ग्रेटर 270 से कम, तो हर उस एंगल पे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव में मिनिमम क्या होगी, जो आप लोगों को याद आ रही है कंडीशन, कि अगर थीटा 180 हो तो नेगेटिव वर्क डन होता है। बिल्कुल होता है। थीटा अगर 180 हो तो cos 180 -1 होता है, तो हो ही नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू, तो लिहाजा ये कंडीशन होती है मिनिमम की। तो थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव जरूर होता है, लेकिन नेगेटिव में ये कंडीशन मिनिमम की होती है। ये सवाल एनटीएस में पूछा गया है कि बताइए पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, तो उसमें आंसर 0 डिग्री था। नेगेटिव भी उसी में पूछा हुआ था कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है, तो उसमें आंसर 180 डिग्री था। सही है। और 0 की कंडीशन भी पूछी हुई थी। तो ये सवाल एनटीएस में पूछा गया है, इतना आसान सवाल कि बताइए क्या एंगल होगा जिस पर 0 पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा या 0 वर्क डन होगा। सही है। नहीं बेटा, 90 पे मिनिमम नहीं होता, 90 पे 0 होता है। थीटा किसके बराबर? अगर 90 डिग्री हो जाए या 90 के सामने 270 भी होता है, तो अगर थीटा 270 डिग्री भी हो तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है। 0 अलग है, मिनिमम अलग है। सही है। 0 न्यूट्रल नंबर, नेगेटिव का मतलब 0 से भी छोटी वैल्यू, तो ये मिनिमम होगा ना, 0 थोड़ी मिनिमम होगा। ये 0 की अलग कंडीशन होती है। क्लियर हो गई बात? cos 90 0 होता है और cos 270 भी 0 होता है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री या 270 डिग्री अगर एंगल होगा तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। जल्दी से नोट कर लें कंडीशन, फिर डन का मैसेज करें, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव का 270 क्या मतलब? लेस देन 270 ना बेटा। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। तो हर वो एंगल जो 90 से बड़ा हो उस पर कॉस नेगेटिव आता है, 270 से छोटा हो जब भी कॉस नेगेटिव आएगा। तो रेंज क्या बनी? 90 से बड़ी, 270 से कम। इन दोनों जगहों पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हर वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 270 से छोटा हो, नेगेटिव वर्क डन होगा। उसमें मिनिमम कब होगा? 180। ठीक है। सही है बच्चों? अब सुने। नहीं बेटा, 180 पे -1 वैल्यू होती है, cos 180 -1 होता है, 0 थोड़ी होता है। सही। 0 वर्क डन की एग्जांपल सुन लें, लिख लीजिएगा। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो
वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन करती है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो जीरो वर्क डन। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सही है? या आप ये भी लिख सकते हैं वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्किल इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्किल, वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्किल, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिहाज से बता रहा हूं, सही है ना? या आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों? बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है दोबारा वहीं पर ही आ गई, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। तो वर्क डन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्किल इज इक्वल टू जीरो, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके पास जीरो वर्क डन की। या एक और एग्जाम्पल आपके पास जीरो वर्क डन की जो एनटीएस में भी पूछी गई है। एक और एग्जाम्पल जीरो वर्क डन की जो कि एनटीएस में भी पूछी गई है। क्या? सुनिए गौर से। एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है 2 मीटर की हाइट पर। एक पर्सन ने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करा हुआ है, होल्ड करा हुआ है, सही है? 2 मीटर की हाइट पे एक पर्सन ने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, तो क्या ये जीरो वर्क डन होगा? कौन सी एक्सेलरेशन जीरो होगी? नहीं, सर्किल में एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होती है, सही है? तो इस कंडीशन में आपके पास वर्क डन जीरो होता है, तो इस पॉइंट को भी लिख लें, ये एनटीएस में आ चुका है। व्हेन होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट, व्हेन होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट, बता रहा हूं बेटा होल्ड वाली बात। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे हुए हैं तो क्या वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है? आपके जहन में आ रहा होगा सर वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी भी तो होता है, तो mgh निकाल लें, वर्क डन आ गया। नहीं, होल्ड करके रखा हुआ है, तो होल्ड करने का मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क डन उस वक्त होता जब आपसे ये कहते कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लिफ्ट कराया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उस वक्त का वर्क डन बताएं कि उसको 2 मीटर की हाइट तक उठाना है, उस वक्त का वर्क डन बताएं, तो आप कहते हैं mgh होगा। लेकिन अगर सिर्फ होल्ड करने की बात होगी तो होल्ड करने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर नहीं कर रही, तो इसलिए उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि याद रखें जो पॉइंट बता रहा हूं, एक तो इसको लिख लें, होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट। सुने गौर से, वर्क डन सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होगा, वर्क डन सिर्फ उस वक्त होता है जब बॉडी की एनर्जी में चेंज आए। जब एनर्जी चेंज हो रही होगी तो वर्क डन परफॉर्म होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, तो एनर्जी में चेंज नहीं आया तो वर्क डन नहीं होता। आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो रही होती है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जी कम होती है, तो वर्क डन उसी वक्त होगा। वर्क डन उसी वक्त होता है जब एनर्जी में चेंज आता है। तो एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखने में एनर्जी में चेंज कहां आ रहा है? तो इस पॉइंट को भी जहन में रखिएगा कि वर्क डन सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब एनर्जी में चेंज आ रहा होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बाकी पॉजिटिव वर्क डन तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वर्क डन हो गया, सही। या किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग कर रहे हैं एक्यूट एंगल बनाते हुए, वो भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव हर वो वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो, नेगेटिव वर्क डन। हर वो वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड, बॉडी अगर ऊपर मूव कर रही है
तो डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई अपवर्ड, तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन होता है। तो हर वो काम जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड करा जाए नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ें। क्लियर हो गया? बेटा जब भी, हाँ आप 2510 बेटा जो आपने सवाल पूछा है, जब भी कोई बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही होगी उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा, हमेशा वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उसके ऊपर सेंटर से एक्ट कर रही होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगी, तो इससे भी वर्क डन जीरो होगा। और जब वो सर्किल के अंदर बॉडी घूम रही है तो डेफिनेटली सर्किल के अंदर घूमते हुए उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती जा रही है, तो वर्क डन आपके पास उस कंडीशन में जीरो ही होगा। ठीक है? होल्डिंग वाली बात मैंने क्या बताई बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, सिर्फ होल्ड करा हुआ है, तो वर्क डन जीरो। मैंने कहा वर्क डन सिर्फ उस वक्त परफॉर्म होता है जब एनर्जी चेंज हो रही हो। आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करे हुए होंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ चेंज नहीं हो रही होगी, तो वर्क डन उस वक्त होता है जब एनर्जी में चेंज आ रहा होता है। ठीक है जी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी इस केस में 2510, क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, v कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r ना, तो सर्किल का रेडियस कांस्टेंट होगा, v की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज v कांस्टेंट है, रेडियस कभी भी सर्किल का चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। पावर की डेफिनेशन लिखिए। पावर rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. बिल्कुल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में v स्क्वायर ओवर r, यहां v किसको डिनोट कर रहा है, v के मैग्नीट्यूड को, ऐसा ही है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन v अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तो फिर आपके पास क्या होती थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी ना, लेकिन ये भी कांस्टेंट होगी क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहां हम v का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, तो सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी v मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है जी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है? डेफिनेशन लिख ली पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसके जितने भी फॉर्मूले हैं 30 25 जो भी हैं XYZ 35, अब उसको लिख लेते हैं, देखें गौर से। पहला फॉर्मूला डेफिनेशन से, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, W का फॉर्मूला बनाया जाए तो PT, T का बनाना चाहे तो वो भी बन सकता है, सही है। वर्क डन बराबर होता है F.D के, अभी पढ़ा हमने, यहां से हम फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। पावर का एक फॉर्मूला FD cos थीटा भी होता है तो आप ये भी बना सकते हैं, और चाहें तो cos थीटा का यहाँ से फॉर्मूला बनाएं तो वो PT ओवर FD भी हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं। फर्दर एक फॉर्मूला पावर का आप पढ़ते हैं, पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, जो कि इससे बनता है, कैसे बना, F एज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, ये है ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, तो एक फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है पावर का, पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी। यहाँ से आप अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, फोर्स की निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, और डॉट हटेगा तो क्या आएगा,
कॉस, तो एफ वी कॉस थीटा, तो एक और फॉर्मूला आपके पास बन गया ये। तो जरा जल्दी से नोट करें और मुझे बताएं कोई फॉर्मूला ऐसा जो प्रॉब्लम कर रहा हो, और अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जब 360 डिग्री की रोटेशन होगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों लेंगे बेटा? सपोज के बॉडी यहां से मूव करते हुए यहीं पर ही आ गई, तो बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं हुई ना। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलें जी, तो ये फॉर्मूले कॉपी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तमाम किस्म की एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क डन होती है, तो एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम भी बना सकते हैं हम। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम वर्क डन को इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप वर्क डन को इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला पुट करें हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर टू टी। यहां से अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करूं तो ये क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई टू पी टी, एम नीचे आके डिवाइड, वेलोसिटी पे स्क्वायर था, सामने रूट आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। फर्दर मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम एक वी बचा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम एक वी बचा, डिवाइड में टू टी एज इट इज। मैंने एरो लगाया है ताकि मोमेंटम डिनोट कर सकूं, पी पे एरो नहीं है, पावर है, ये मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया? टू पी टी ओवर वी। सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंटम स्क्वायर ओवर टू एम टी। अगर मैं इस फॉर्मूले में मास से मल्टीप्लाई कराऊं, अगर मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो इतनी चीज दोबारा मोमेंटम बन गई, तो p से p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2mt, डिवाइडेड बाय 2mt, तो डिवाइड बाय 2mt एज इट इज, मोमेंटम का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया तो मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2mt, तो क्या बन गया एक और मोमेंटम का फॉर्मूला? अंडर रूट 2mt, ये क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई, स्क्वायर खत्म, सामने रूट आ गया। कोई प्रॉब्लम इन फॉर्मूलों में? जल्दी से बताइए जी। v वेलोसिटी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखे, अब इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क डन ओवर टाइम, तो वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। अगर आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर मूव करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन को आप किसके इक्विवेलेंट लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। सही है। तो एक और फॉर्मूला क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का? पावर इनटू टाइम। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। फर्दर mg को आप w लिख सकते हैं। सही है। वेट WH ओवर टी, W एज इट इज, H अपॉन टी को आप V लिख सकते हैं। H अपॉन टी को हमने V लिख दिया। डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड। ठीक है, H अपॉन टी को V लिख दिया, तो ये फॉर्मूले भी बन गए। ठीक है बच्चों, नोट कर लें तो बताइएगा, फिर आगे और फॉर्मूले देखते हैं।
लिख लिए? डन? पहले कराए तो मुश्किल लग रहे थे, अब आसान लग रहे हैं। वाह, क्योंकि आप दूसरी दफा कर रहे हैं ना अब इसको। उस वक्त स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब आपने इसको यूज भी करके देख लिया होगा, इसको पढ़ा भी होगा, इस चैप्टर को आपने, आपको और आसान लग रहे होंगे अब। वैसे भी टेंशन के अंदर चीजें ना ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होती हैं। अब टेंशन हो गई ना, आप लोगों को टेस्ट करीब आ रहा है, तो ये बात फैक्ट है। जब सर पे पड़ती है ना, उस वक्त इंसान को होश आता है, तो उस वक्त वो और अच्छे से पढ़ता है, फिर वो और फोकस करके पढ़ रहा होता है। ये हकीकत बात है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। ये उससे पहले टेंशन नहीं होती ना, आराम से रिलैक्स, कोई मसला ही नहीं है, पढ़, टेंशन ही नहीं। लेकिन अब जब ये हो जाए ना कि कोई दूसरा असर ही नहीं है, अब पढ़ना ही है सिर्फ, बस उस वक्त फिर सब कुछ सही हो जाता है। उस वक्त फिर पढ़ने का दिल भी चाह रहा होता है। उस वक्त अगर टीचर ये बोले कि बेटा मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, हाँ सर रखें, बिल्कुल रखें। चलें आगे बढ़ते हैं। ये तमाम फॉर्मूले जो हमने लिखे, ये तमाम के तमाम लीनियर मोशन के लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं पावर के उन फॉर्मूलों की फॉर रोटेटरी मोशन। फॉर रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन के लिए पावर का पहला फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क इंटू ओमेगा, ये W मत लिख लीजिएगा, इसको साइड पे आगे लिख लीजिएगा, ओमेगा। टॉर्क इंटू ओमेगा, सही है, ये ओमेगा है। कैसे बना बता देता हूं। पावर का फॉर्मूला भी हमने FV पढ़ा, R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएं, बन गया फॉर्मूला। टॉर्क पढ़ चुके हैं हम, R क्रॉस F, टॉर्क के बराबर V अपॉन R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा बराबर हो गया V ओवर R, तो टॉर्क इंटू ओमेगा बन गया फॉर्मूला, सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, टॉर्क एज इट इज ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, सबको पता है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई ओवर टी होता है। टाइम पीरियड का अगर यहां से फॉर्मूला निकालें तो क्या बना, 2 पाई टॉ अपॉन पी। इसी तरीके से टॉ एज इट इज, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गया टॉ और 2 पाई एफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो बन जाएगा P अपॉन 2 पाई टॉ, सही। टू पाई वाला दोबारा बेटा, ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा का फॉर्मूला पुट किया है। ओमेगा का फॉर्मूला चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था ना, 2 पाई ओवर टी, तो ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई ओवर टी पुट कर दिया, और 1 ओवर टी जो होते हैं फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मैंने इसको 1 ओवर टी को एफ लिख दिया, सही। देखें इन्हीं फॉर्मूलों को किस तरह लिख रहा हूं, टॉर्क को हम R क्रॉस F लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, और इसी फॉर्मूले को R क्रॉस F आगे मैंने 2 पाई अपॉन टी, वही ओमेगा जिस तरह यहाँ पे लिखा है वही लिख दिया, और R क्रॉस F एज इट इज, और इसको हम वही 2 पाई F लिख रहे हैं। तो ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ मैंने लिखे, सिर्फ चेंजिंग क्या करी,
मैंने टॉर्क की जगह टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया R क्रॉस F, सही है। अब जो दो फॉर्मूले लिख रहा हूं उसको समझें, FCF FC अपॉन टी, ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए सबको जी? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, C अलग है, कैपिटल F अलग है, स्मॉल f अलग है। ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। जी बिल्कुल, इस फॉर्मूले में C जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल को डिनोट कर रहा है, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r की जगह सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल लिखा है, FCF FC अपॉन टी। यहाँ पे C जो है वो सरकमफेरेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 2 पाई r की जगह मैंने सरकमफेरेंस लिखा है, ये लिखा हुआ 2 पाई r, सब 2 पाई r, सही है। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन सब में ये जो कैपिटल F है वो नेट फोर्स को डिनोट कर रहा है। इन तमाम फॉर्मूलों में ये जो कैपिटल F है वो नेट फोर्स को डिनोट कर रहा है। कैसे निकालेंगे? स्मॉलर वाली फोर्स में से लार्जर वाली फोर्स को माइनस करवाकर, स्मॉलर वाली फोर्स में से लार्जर वाली फोर्स को माइनस करवाकर निकालेंगे, ठीक। स्मॉलर वाली में से लार्जर वाले को, क्या मतलब हुआ? सपोज कि एक पुली है, एक ऑब्जेक्ट इधर हैंग कर रहा है, इसका वेट है 50 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट इधर हैंग कर रहा है, इसका वेट है सपोज 30 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पुली का मुझे सरकमफेरेंस भी गिवन है, एक्स वाई दी कुछ भी गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपसे कह रहे हैं कि ये पुली कितनी पावर जनरेट कर रही है, उसकी पावर बताएं, सही है। पावर पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, सरकमफेरेंस भी गिवन है पुली का। तो अब जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे FCF को, तो यहां आप F किसको लेंगे? क्या लेंगे F? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी 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 सॉरी, लार्जर में से स्मॉलर, उल्टा लिख दिया मैंने, लार्जर में से स्मॉलर। तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 30 20। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ F की जगह 20 यूज करेंगे। तो क्लियर हो गई बात? C सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है बेटा। तो क्या ज़हन में इस बात को लिख लीजिएगा कि F नेट, यहाँ पे कैपिटल F नेट फोर्स को डिनोट कर रहा है। कैसे निकालेंगे? हमेशा लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस करवा कर, ठीक है बच्चों। फिलहाल अभी क्लास को यहीं पे ही रख रहा हूं। एक फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन का रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में करवाकर, और बाकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है इस चैप्टर की करवाकर, ये चैप्टर 15-20 मिनट का रह गया, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी वर्कशीट डिस्कस करूंगा।